गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्लास 12। ठीक है, तो हमारा कंसेप्ट नंबर 5 चल रहा है। आज हम करेंगे कंसेप्ट नंबर 5। कंसेप्ट नंबर 5 हमारा क्या रहेगा, इससे पीछे हम 4 कंसेप्ट कर चुके हैं। ठीक है, आज कंसेप्ट नंबर 5 का रहेगा रेवल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो आज का ये टॉपिक हमारा रहेगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, तो इसमें आपको देखो क्या देखना है कि व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस, अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो एसेट्स आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटी आर रीअसेस्ड। तो आपकी जो एसेट है और जो आपकी लायबिलिटी है वो रीवैल्यू होएगी, उसके बाद जो है आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज होएगा। ठीक है, next the reasons for evaluation is that any increase and decrease in the value of asset liability up to the date of change in profit sharing ratio is for the period before the change। इसमें ये कह रहा है कि अगर आप कोई, इसमें क्या होता है कि एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसके जैसा होता है। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद जैसे ही आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है उसमें आपकी जो भी आपकी लायबिलिटी बढ़ती है वो, और जो भी आपकी एसेट घटती है या बढ़ती है वो क्या है, उसमें क्या है कि जब भी आपकी एसेट और लायबिलिटी क्या होएगी, इंक्रीज और डिक्रीज होएगी। ठीक है, तो डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसके बाद आपकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग चेंज होएगी। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, अभी आगे समझाएंगे। ठीक है, वी हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इस जो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ये बिल्कुल जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप बनाते थे उसके जैसा ही होता है, वही चीज़ें होती है इसमें भी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी में क्या होता है, जैसे बिजनेस चलता रहता है। ठीक है, एक टाइम पे आके क्या होता है कि पार्टनर्स ये सोचते हैं कि हमें अब अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज कर देना चाहिए। तो वो पार्टनर्स क्या करते हैं, पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ इस डेट पे आके चेंज कर देते हैं। जैसे ही बिजनेस चलता रहता है तो एक दम से ये दिमाग में आता है कि अब हमें अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे आके क्या करते हैं पार्टनर कि हम जब भी नेक्स्ट बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको चेंज करेंगे। ठीक है, जो पुरानी बैलेंस शीट है, जैसे ये बैलेंस शीट है, ठीक है, तो इसमें जो भी वैल्यू रखी गई है वो वैल्यू इस वैल्यू से जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस होएगा, इस बैलेंस शीट से जो भी आपको प्रॉफिट और लॉस होएगा उसको आपको ओल्ड रेशियो में बांटना है। ठीक है, उसको आपको किस में बांटना है, ओल्ड रेशियो में। और इसके बाद जो प्रॉफिट और लॉस होगा तो आपको फिर अपनी न्यू जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें चेंज करना है जो भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा। ठीक है, तो पुरानी जो बैलेंस शीट है उसको तो आपको ओल्ड रेशियो में ही बांटना, लेकिन जो आपकी नई जो बैलेंस शीट आप बनाओगे, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, जो आपने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने चेंज किया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसमें आप बांटोगे। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको आता है रिवैल्यूएशन से। इसमें क्या होता है कि एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है कि जितने भी आपके नुकसान होते हैं या एक्सपेंस होते हैं, यहाँ पे आपके जितने भी खर्चे हैं, एक्सपेंस है या फिर नुकसान बोल सकते हो, वे सभी आपके आएंगे यहाँ डेबिट साइड में। ठीक है, और इसके बाद इस साइड में आपकी आएगी इनकम या आप बोल सकते हो फायदे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके फायदे आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में आपके यहाँ पे एक्सपेंस आता है डेबिट साइड में और यहाँ क्रेडिट साइड में इनकम आती है, एज इट इज रेवल्यूएशन अकाउंट भी उसी जैसा होता है बिल्कुल। ठीक है, तो आपके अब नुकसान क्या क्या होंगे, देखो नुकसान हो सकता है जैसे कि टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, आपकी एसेट की वैल्यू में क्या हो गई, कमी हो गई, तो आपके लिए क्या है ये नुकसान है। टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, टू न्यू लायबिलिटी, कोई नई लायबिलिटी आपके पास आ गई है, तो ये क्या आपके लिए क्या है, नुकसान है।
ठीक है। और फायदा कैसे हो सकता है, बाय इंक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट, आपकी एसेट की वैल्यू में जो है वैल्यू इंक्रीज हो गई हो। बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, आपकी लाइबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, तो उससे भी क्या होगा, फायदा होएगा। और बाय न्यू एसेट, अगर आपको अचानक से ऐसा पता चलता है कि हमारे पास न्यू एसेट आ गई है, तो इससे भी आपको क्या होएगा, फायदा होएगा। उसके बाद आपको अगर डेबिट साइड में आपका बैलेंस बचता है तो ये आपका प्रॉफिट होएगा, टू प्रॉफिट आप लिखते हो, ठीक है। अगर आपका क्रेडिट साइड में बैलेंस बचता है तो उससे क्या होता है कि आपको लॉस होता है, तो आप बाय लॉस लिखते हो, ठीक है। यहाँ से आपको प्रॉफिट का और लॉस का पता चलेगा, ठीक है। तो जो आपको ये प्रॉफिट और लॉस आएगा, ये आपको किस में बांटना है, ये आपको ओल्ड रेशियो में बांटना है, ठीक है। ओल्ड रेशियो में आपको ये प्रॉफिट और लॉस बांटना है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर इंक्रीज और डिक्रीज आपकी एसेट हो जाती है, एसेट और लाइबिलिटी कैसे, और फिर उसको रीअसेसमेंट करना होता है। रीअसेसमेंट देखो, समझो रीअसेसमेंट या रिवाइज वैल्यू क्या होती है। तो देखो, जैसे आप बैलेंस शीट बनाई, ठीक है, पहले आप लैंड की जो वैल्यू थी वो थी 1 लाख, फिर फर्नीचर की थी 20,000, बिल्डिंग की थी 30,000, ठीक है। क्रेडिट है 20,000 के, बिल्स पेपर 1 लाख के, ठीक है। उसके बाद अगर पार्टनर्स ये चाहते हैं कि भाई हमारी जो लैंड है, मान लो आपकी लैंड बढ़ जाती है, बढ़ के 1,10,000 की हो जाती है, ठीक है। और आपके फर्नीचर बढ़ के कम हो गए 15,000 के हो जाते हैं, ठीक है। और आपके क्रेडिटर बढ़ जाते हैं, फिर 25,000 के हो जाते हैं, और बिल्स पेबल आपकी कम हो जाती है, 90,000 के हो जाते हैं। तो आपकी यहाँ पे देखो, ये जो 20,000 और 1 लाख है, इससे आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्रेडिटर की वैल्यू 25,000 हो गई। जो ये वैल्यू आपने बढ़ाई या कम करी, जो बढ़ाई या कम करी मतलब इंक्रीज और डिक्रीज की, इस वैल्यू को आप बोलते हैं रिवाइज्ड वैल्यू, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आपने लिखी है, ये रिवाइज्ड वैल्यू है, ठीक है। और जो हमने पहले लिख रखी थी, ये हमारी कौन सी वैल्यू है, बुक वैल्यू, ठीक है। ये हमारी बुक वैल्यू है और ये हमारी रिवाइज्ड वैल्यू है। तो आप क्या करोगे, रिवाइज्ड वैल्यू से आपको अपना प्रॉफिट और लॉस का पता चलेगा, ठीक है। और रिवाइज्ड वैल्यू आने के बाद आप नई बैलेंस शीट बनाओगे, नई बैलेंस शीट में आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो लिखोगे। तो रिवाइज्ड वैल्यू आप जो क्रेडिटर की आई है वो जैसे 25,000 है, तो उसको 25,000 का लिखोगे, ठीक है। जैसे बिल्स पेबल आपके कम हो गए, 90,000 के हो गए, तो नई बैलेंस शीट में आप 90,000 लिखोगे। तो इस तरह आप नई बैलेंस शीट बनाओगे और प्रॉफिट एंड लॉस का पता करोगे, ठीक है। उसके बाद ये सब करने के बाद रिवाइज्ड वैल्यू होने के बाद जो है पार्टनर्स कुछ डिसीजन लेते हैं। तो पार्टनर्स डिसीजन लेते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं, पार्टनर्स वांट टू शो रिवाइज्ड वैल्यू इन द बैलेंस शीट। पार्टनर्स की मर्जी है कि अगर वो चाहे तो जो आपकी रिवाइज्ड वैल्यू है, जो ये 25,000 और 90,000, 1,10,000 और 15,000 जो आपने रिवाइज्ड वैल्यू निकाली है, अगर पार्टनर्स चाहे, पार्टनर्स वांट टू शो रिवाइज्ड वैल्यू इन द बैलेंस शीट, तो वो बैलेंस शीट में शो कर सकता है, ठीक है। ये पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो रिवाइज्ड वैल्यू को बैलेंस शीट में लिखना चाहता है या नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, पार्टनर्स ये भी डिसीजन ले सकते हैं, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू शो रिवाइज्ड वैल्यू, कि पार्टनर्स ये भी डिसीजन ले सकते हैं कि वो ये जो रिवाइज्ड वैल्यू आपने निकाली इसको शो ना करे, वो अपनी जो पुरानी वैल्यू है उसको कंटिन्यू रखे। इसको क्या रख रहे हैं पार्टनर्स कह रहे हैं कि हम इस रिवाइज्ड वैल्यू को नहीं लिखेंगे, हमारी जो पुरानी वाली जो वैल्यू है यानी जो आपकी बुक वैल्यू है उसी को रखना चाह रहे हैं पार्टनर्स, ठीक है। तो ये पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, कि वो किस तरह की बैलेंस शीट बनाना चाहते हैं, रिवाइज्ड वैल्यू की, या फिर जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसको एज इट इज रखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, तो आप क्या करोगे, रिवाइज्ड वैल्यू की बैलेंस शीट बनाओगे। अगर क्वेश्चन में कुछ बोला गया है कि आपको कैसे करना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट होता है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, तो आपको क्या करना है, अपनी जो आपने अब क्या करना है, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उसकी एंट्री करनी है, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उसकी क्या एंट्री रहेगी, रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
और अगर आपको लॉस हो रहा है, ये सब इस रिवाइज वैल्यू के लिए, इसके लिए अगर आप रिवाइज वैल्यू के लिए बैलेंस शीट बनाते हो तो ठीक है, ये इसके लिए है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप लिखोगे रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपको लॉस हो रहा फॉर लॉस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है। और इसको आपको निकालना किस में है, ओल्ड रेशो में। चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, आपको ओल्ड रेशो में इसको बांटना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू शो रिवाइज वैल्यू, वो ये नहीं चाहते कि आप वो रिवाइज वैल्यू को लिखे, वो जो उनकी ओल्ड बैलेंस शीट है उसी को रखना चाह रहे हैं, तब आपकी एंट्री क्या रहेगी। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। गेनिंग से ले लेंगे और सैक्रिफाइसिंग को दे देंगे। अगर आपको लॉस हो रहा है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। और नरेशन सेम रहेगी, बीइंग प्रॉफिट एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स, बीइंग प्रॉफिट एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स, ठीक है। तो ये था हमारा 5th नंबर कॉन्सेप्ट, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। तो आपकी जो भी लाइबिलिटीज आपकी रीअसेसमेंट होगी, ठीक है, ये रिवाइज वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपको क्या करना है, ठीक है। इसमें आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना होगा, बैलेंस शीट बनानी होगी और पार्टनर्स के अकॉर्डिंग आपको बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। रिवाइज वैल्यू के ऊपर बनानी है या आपकी ओल्ड बैलेंस शीट है उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, वो आपको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 5। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आएँ, ठीक है बेटा। आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।